हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो विजन आईएएस के डेली करंट अफेयर्स को यानी कि न्यूज़ टुडे के आर्टिकल्स को हम लोग आज से शुरू करते हैं। तो 3 और 4 मई के कंबाइंड आर्टिकल्स हैं ये। 1 और 2 मई के आपके छूट गए थे। विजन ने जो क्या करा है कि 1 और 2 मई के एक कंबाइन कर दिए, 3 और 4 मई के कंबाइन कर दिए, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसे आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, अब से जो भी इनिशिएटिव चलेंगे या फिर कोई भी जो इंपॉर्टेंट बात होती है, पोलिंग होती है, उसके लिए मैं जो यूज़ करता हूँ रेफरेंस, या फिर बहुत सारे जो हमारे यूट्यूब से लोग जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल को यूज़ करते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर वेरियस अपडेट्स मिल जाएंगे, जैसे फाउंडेशन कोर्स के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल जाएंगे। और फाउंडेशन कोर्स के रिगार्डिंग दोस्तों अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जून से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे ये फाउंडेशन कोर्स। काफ़ी लोगों की मेरे पास क्वेरी आई थी और जैसा कि मैंने, अगर आपने एक वीडियो देखी हो, मैंने उसमें बताया था हम लोग 3 बैचेस बनाने जा रहे हैं जून में, जिसके अंदर एक बैच के अंदर 30 स्टूडेंट्स होगा पर बैच, यानी कि कुल मिला के 90 स्टूडेंट्स जो होंगे इतने ही होंगे, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स एक बैच के अंदर। और कई लोग दोस्तों देखिए फ़ीस के बारे में पूछ रहे थे और प्रोसीड आप कैसे करोगे। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, मैंने एक वीडियो में बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं। आपको वो फाउंडेशन कोर्स 2023-2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। तो फ़ीस स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसा है कि आपसे जो फ़ीस ली जाएगी, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस डिसाइड करी गई है, 999 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, या एडवांस में कुछ देने की ज़रूरत नहीं, 6 महीने के एक साथ भरने की ज़रूरत नहीं है। 999 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करने पड़ेंगे 2023 के टारगेट के लिए, चाहे 2024 की भी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप कहेंगे डिफरेंस क्या है? 2023 वालों का जो ऑब्वियसली बात है कि प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस जो है वो टारगेट करेगा 2023 के प्रीलिम्स को, और उसके बाद वही बच्चे कंटिन्यू रहेंगे और 2024 के जो बच्चे हैं वो उसमें आगे की तैयारी और करेंगे, जो कि ऑब्वियसली बात है आगे के करंट अफेयर आते हैं, कुछ मेंस के टॉपिक्स हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, तो वो सिनेरियो जो होगा 12 से 18 महीनों का वो 2024 वालों के लिए होगा। ठीक है, और इसी के अंदर सारी आपके टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप एक बारी बता दो यूट्यूब पर आकर, और काफ़ी मेरे को मेल्स आए, पर्सनल मैसेजेस भी आए। मैंने नंबर शेयर करा था अपना उस वीडियो के अंदर कि आप मुझे पूछ सकते हैं, तो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई मुझे। तो सब लोग ये मुझे कह रहे थे कि अभी आप स्टार्ट मत करो, मई मंथ के अंदर हम लोग ट्रायल बेसिस पे प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो जून के बाद स्टार्ट कर लेना। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो अपना कोर्स वो 6 जून से लेकर 15 जून के बीच में स्टार्ट करेंगे। पोलिंग मैंने करवाई थी टेलीग्राम पे, आप भी उसमें वोट करना कि आप कब चाहते हो फाउंडेशन कोर्स कब इंट्रोड्यूस हो, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और फीस मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, जिसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट के सारे करंट अफेयर, 6 से 12 की एनसीईआरटी, तमिलनाडु की एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, हर चीज़ के ऊपर, आंसर राइटिंग के ऊपर, मेंस के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों सबसे बढ़िया बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो ऑप्शनल है ना, वो वाले बच्चे भी इसी में आके जुड़ सकते हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चे भी इसी के अंदर आके जुड़ सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। फीस सबके लिए सेम है, 999 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट करें डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा जो है वो इंडिया और जर्मनी से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल हमें ये बोलता है कि इंडिया और जर्मनी ने हाल ही में $10.5 बिलियन की डील साइन करी है, ग्रीन डील जो है, और जिसकी वजह से क्लीन एनर्जी यूज़ को बूस्ट करने की कोशिश करेगी दोनों कंट्रीज। अब दोस्तों जब भी ये वर्ड आ जाता है ना ग्रीन डील, तो समझ जाइए कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डील होती है। तो कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। 6th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन प्लेनरी सेशन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में बर्लिन में, जर्मनी में। और इस सेशन के अंदर, जो कि 6ठा सेशन था इस प्रकार का, उसके अंदर इंडिया और जर्मनी ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करी कि उन दोनों कंट्रीज ये चाहती हैं, उनका मकसद ये है कि वो एक ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करें। इसका एम ये होगा कि दोनों कंट्रीज जो है वो क्लाइमेट प्रोटेक्शन की दिशा में कुछ एक्शंस लेंगी। अब वैसे तो इंडिया और जर्मनी के बीच में ये चीज़ साइन हुई है तो ये बायलैटरल है, लेकिन दोनों कंट्रीज ने साफ तरीके से इस डील में ये बोल दिया कि इसको हम लोग ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं, यानी कि अगर कोई तीसरी कंट्री जो है टेक्नोलॉजी वगैरह देने के लिए या फिर कोई इनिशिएटिव में इन्वॉल्व होने के लिए चाहती है तो वो आ सकती है। एज वेल एज मल्टीलेटरल कोऑपरेशन भी हम इसको बना सकते हैं, और भी कंट्रीज आना चाहती हैं, और भी ग्रुप्स अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम।
जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं ना जो कि डिक्लेयर करे हैं इंडिया और जर्मनी ने COP26 में, यानी कि क्लाइमेट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में, ये COP26 की मीटिंग दोस्तों ना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की एक मीटिंग्स होती हैं जिसका इनिशिएटिव जो है बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग जगह पर हर साल लेती हैं। ये एक जो मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और वेरियस एनवायरमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए होती है। तो COP26 की जो मीटिंग जो ग्लासगो में हुई थी, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया और जर्मनी के ऊपर ये आर्टिकल हुआ क्यों है। तो देखिए COP26 की जो मीटिंग ग्लासगो में हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों ग्लासगो कहाँ पर है। हम तो सारे एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं ना, तो लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए। लोकेशन तो यूपीएससी में भी आती हैं। तो 2030 में जाकर ये कल्मिनेट होंगी और दोनों कंट्रीज जो हैं उन्होंने बोला कि जो COP26 के अंदर ग्लासगो के अंदर जो भी COP26 के अंदर वादे करे गए हैं वर्ल्ड की वेरियस कंट्रीज़ के द्वारा, वो 2030 में अचीव करे जा रहे हैं। और इंडिया और जर्मनी की जो जॉइंट डिक्लेरेशन है दोनों कंट्रीज़ को मदद करेगी कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। ठीक है, अब इस पार्टनरशिप में बोला क्या गया है, नॉर्मल सी बातें हैं, मेंस की आंसर राइटिंग में काम आ सकती हैं आपके ये वाले जो इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, कि इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप एक तैयार करा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना कि इंडो जर्मन दोनों कंट्रीज पार्टनरशिप है ना, तो दोनों कंट्रीज मिलकर करेंगी कोई भी इनिशिएटिव जहां से इनपुट आएगा दोनों कंट्रीज की साइड से। इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स जिसको सपोर्ट करा जाएगा इंडो जर्मन एनर्जी फोरम के द्वारा। मतलब कुछ नहीं है, बॉडीज हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप के हाइड्रोजन जो है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे, इस प्रकार से यूज़ हो कि वो ग्रीन तरीके से बनाओ। ग्रीन तरीके से क्या बनाओ, मतलब जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, इकोलॉजिकली फीजिबल हो। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने ये बोला कि वो एक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करेंगे जिसका नाम होगा इंडो जर्मन रेन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, जिसका फोकस ये होगा कि किस प्रकार से सोलर एनर्जी को इनोवेट करा जा सकता है और दूसरी रेन्यूएबल एनर्जी को भी इनोवेट करा जा सकता है। एक लाइट हाउस कॉपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस्टेब्लिश होगा एग्रो इकोलॉजी से रिलेटेड और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, कि नेचुरल रिसोर्सेज हों अगर वो यूज़ करे जा रहे हैं दोनों कंट्रीज़ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या फिर जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, तो एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को उससे कोई हार्म नहीं होना चाहिए। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, इसको कहते हैं एग्रो इकोलॉजी। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ ने बोला कि वो अपना जो कॉपरेशन है उसको डीप करने की कोशिश करेंगे फॉरेस्ट लैंडस्केप्स को रिस्टोर करने के लिए। और जैसा कि बॉन चैलेंज के अंदर भी ये वाली चीज़ बोली गई थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइए बॉन चैलेंज किससे रिलेटेड है। ठीक है, और दोनों अपना कोलैबोरेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स के लिए। एग्जांपल ले हरियाणा ट्रांसमिशन लाइन, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का जो लेह लद्दाख रीजन है ना उसके पास, तो लेह से लेकर हरियाणा तक ये ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है। और एक प्रोजेक्ट है कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के, जैसे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह जो होती है ना उसकी वजह से जो कार्बन रिलीज होता है दोस्तों, तो उसकी वजह से जो आईसी रीजन्स होते हैं ना उनकी बर्फ़ ना काली पड़ने लग जाती है। तो अब ऐसे रीजन्स ही तो प्योर हैं, जैसे अंटार्कटिका वगैरह हो गए जो आईसी रीजन्स हैं। ठीक है, ये प्योर रीजन्स होते हैं। अब वहाँ पर उन रीजन्स को, लद्दाख वगैरह जैसे ठंडी जगह को जहाँ पे बर्फ़ जैसे काली पड़ने लग जाती है, तो एक संकेत मिल जाता है हमें कि यार यहाँ पर ना डेवलपमेंट की वजह से जो है पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा। तो ये देखा कि लद्दाख में ये चीज़ अगर शुरू हो गई ना और कार्बन जमा हो गया, कार्बन क्या करता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा यार ये इससे कार्बन न्यूट्रल क्यों बनाने लद्दाख को, ऐसे तो हर जगह डेवलपमेंट होती है। बर्फीले रीजन्स दोस्तों, लद्दाख को छोड़िए एक मिनट के लिए, बर्फीले रीजन्स अगर वहाँ पर कार्बन होगा, कार्बन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, वो पिघलेंगे तो पानी नीचे आएगा, माउंटेन से प्लेन्स रीजन्स में आएगा। प्लेन में क्या होगी, फ्लडिंग होगी, लोग डिस्प्लेस होंगे, बीमारियाँ होगी, मॉस्किटोज़ वगैरह पनपेंगे, डिसीजेस फैलेगा और अल्टीमेटली पॉपुलेशन को हार्म होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर, ये सब के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा करो, ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, रोज़ करोगे डिस्कस तो हो जाएगी। उसके बाद दूसरे इनिशिएटिव्स क्या लिए गए, एक है इंडो जर्मन पार्टनरशिप जो है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पे लिया गया ताकि ट्रांसपोर्ट वगैरह को स्ट्रेंथन करा जा सके, जैसे मेट्रोज, लाइट मेट्रोज वगैरह। और नीति आयोग का एक BMZ डायलॉग है, इसका एम ये है कि स्ट्रेंथन करना है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लोकलाइजेशन सिटी लेवल पर, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इनकी बात हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे करी जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे ना करके लोकल लेवल पर भी करी जाए। अब एक बारी दोस्तों इंडिया जर्मनी का आर्टिकल था, तो हम लोग एक बारी जर्मनी का मैप देख लेते हैं। देखो ये रहा जर्मनी, इसकी कैपिटल बर्लिन, इसके बगल में कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर है डेनमार्क, ये पोलैंड, ये चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया बोलते थे ना इससे पहले, ऑस्ट्रिया, याद रखना ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ये सारी कंट्रीज़ हैं, ये आ सकता है, इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल रेटेड है 2022 के इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक जो भी हाल ही में कंडक्ट हुआ है अप्रैल
चल रहा है, एक मतलब चला था लास्ट वीक अप्रैल 22 से लेकर अप्रैल 30 तक। तो इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक ये एक एनुअल इवेंट है। अब इस तरह के जो इवेंट है ना दोस्तों, ये एग्जाम्स लाइक यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि ये इवेंट क्या हुआ, उसकी थीम क्या थी। यूपीएससी में भी आते हैं, लेकिन यूपीपीएससी में लास्ट में बहुत ज़्यादा देखा गया कि इस तरीके के जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, और इवन एमपीपीएससी में भी आते हैं, ठीक है। तो ये एनुअल इवेंट है, हर साल होस्ट करा जाता है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के द्वारा, ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना लाइट पॉल्यूशन का, वो कितना ज़्यादा है। लाइट पॉल्यूशन मतलब क्या, कितनी ज़्यादा बिजली वगैरह यूज़ होना, एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होना। तो हमें सेलिब्रेट करना नाइट स्काई। अब इन सब चीज़ों की वजह से दोस्तों हुआ क्या है, ये मतलब फोरम का काम क्या है, सिंपल भाषा में बताऊँगा आपको। सारी चीज़ें हटाओ, साइड करो यार। रात को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, दिल्ली वगैरह अगर आप रहते होंगे, बचपन में जो हम लोगों को तारे वगैरह रात को देखने को मिल जाते थे, क्लियर स्काई देखने को मिलता था, वो नहीं मिलता। तो लाइट पॉल्यूशन या दूसरे पॉल्यूशन इतने ज़्यादा है कि एटमॉस्फेयर को इतना ज़्यादा घेर रखा है कि तारा देखना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। करवा चौथ पे लेडीज़ का व्रत तोड़ना मुश्किल हो जाता है। चंद्रमा निकल आया है लेकिन पॉल्यूशन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लाइट पॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक याद रखना कि डार्क स्काई वीक की लाइट पॉल्यूशन रिलेटेड है, यहाँ पर और किसी पॉल्यूशन की बात नहीं करी गई है। लाइट पॉल्यूशन जिसको हम फोटो पॉल्यूशन भी बोलते हैं, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये काम आ सकता है आपके, ये मेंस आंसर राइटिंग में काम आ सकता है आपके। फोटो पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन जिसको फोटो पॉल्यूशन भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जब एक एक्सेसिव अमाउंट में मिस डायरेक्शन में या फिर एक ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टिफिशियल यूजुअली आउटडोर लाइट जब प्रोड्यूस करी जाती है, उसको कहते हैं हम लोग लाइट पॉल्यूशन। कि मतलब सारे घरों में बिजली जल रही है, अगर आप इसका मैक्रो व्यू लो ना आसमान से, तो क्रिस्टल क्लियर आपको कुछ नज़र नहीं आना है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कहाँ पर क्या है। इसको लाइट पॉल्यूशन बोलते हैं। कंपोनेंट्स क्या है लाइट पॉल्यूशन के, एक होता है टर्म यूज़ होती है जैसे लाइट पॉल्यूशन में ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमें नॉइस पॉल्यूशन और ये सब वाटर पॉल्यूशन ये सब तो देखने को मिल जाता है, माइक्रोबीड्स, माइक्रो पार्टिकल्स, है ना, कि वाटर के अंदर जो अगर क्या कहते हैं कोई ऑयल स्पिल हो जाता है समुद्रों में, शिप्स वगैरह जहाँ ऑयल लेकर जा रहे होते हैं वो टकरा जाते हैं, ये सब तो चीज़ें ठीक है। लेकिन आज हम जानते हैं लाइट पॉल्यूशन के बारे में। ग्लेयर, एक्सेसिव ब्राइटनेस जिसकी वजह से विजुअल डिस्कम्फर्ट होता है। मैंने आपकी आंखों पे अपनी मोबाइल की फ्लैश मार दी, एकदम से आंखें बंद हो जाएंगी ना एकदम से, ये चीज़ है। स्काई ग्लो, नाइट स्काई का ब्राइटन हो जाना ओवर इनहेबिटेड एरियाज, ठीक है, जो एरियाज़ में जहाँ पर इतने ज़्यादा ह्यूमस नहीं रह रहे हैं, और वहाँ पर ब्राइटन हो जाता है नाइट स्काई हद से ज़्यादा। ऑब्वियस ही बात है, सारी चीज़ें दोस्तों उसी से रिलेटेड है, लाइट जलाने से रिलेटेड, बिजली वेस्ट करने से रिलेटेड। लाइट ट्रेसपास, लाइट गिर रही है वेयर इट इज़ नॉट इंटेंडेड और नीडेड, मतलब लाइट का वेस्ट होना एक तरीके से, कि जहाँ पर बिजली की कमी है वहाँ जा नहीं रही है देश के अंदर लाइट, फालतू जगह पर बिजली वेस्ट हो रही है। क्लटर, ब्राइट कन्फ्यूजन और एक्सेसिव ग्रुपिंग जो होती है लाइट सोर्सेज की, इसको कहते हैं कि हर जगह से बिजली हर जगह से लाइट आ रही है सोर्सेज, और एक भटका इंसान फील कर रहा है, ठीक है, कि पता नहीं चल पा रहा है कि जाना क्या कहाँ पर है। अब इम्पैक्ट क्या होता है लाइट पॉल्यूशन का, ये ना एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के साथ इंटरफेयर करता है दोस्तों, कि आसमान में कोई रिसर्च करनी है एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह को, साइंटिस्ट वगैरह को, तो पता ही नहीं लग पाता डायरेक्शन वगैरह। आप सोच के देखिए, जैसे मतलब कोई हेलीकॉप्टर वगैरह है, वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में जाता है, उस पायलट को पता है कि कहाँ से उड़ा कर लेकर जाना है। अब कोई ऐसी लाइट मतलब कोई फेंक रहा है आसमान के अंदर जो मूव कर रही है इधर से उधर, वो बहुत सारी ऐसे इवेंट्स चल रहे हैं, तो वो मिसगाइड नहीं हो जाएगा पायलट। अल्टीमेटली क्या होगा इसकी वजह से, खर्चा बढ़ेगा, ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है, और कल को कोई क्या कहते हैं वारदात भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है उस पायलट का, ठीक है। हेल्थ इफेक्ट्स के ऊपर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है, स्पेशली ऑन ह्यूमंस, और नेचुरल बॉडी साइकिल। जैसे ये पता ही होगा आपको, जो हमारे फोटोसेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक बन जाती है, इसलिए कहते हैं रात को सोते वक्त चद्दरों में, कमलों में मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको पता ना, आप देखते होंगे आंखें क्यों ख़राब हो जाती है, चश्मा क्यों लग जाता है, ब्लू लाइट आती है स्क्रीन से। तो ब्लू लाइट फिल्टर वाले चश्मे जो वो बनते हैं, तो वो ब्लू लाइट को काटता है, जैसे लैपटॉप्स स्क्रीन्स वगैरह पे ज़्यादा देर बैठने से ये चीज़ हो जाती है। तो हमारी जो होती है इसकी वजह से सर्कैडियन रिदम बदलती है, सोने की जागने की क्षमता जो है वो बदल जाती है, और इसकी वजह से मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है। और लाइट और डार्क एनर्जी को जो मेलाटोनिन जो रेगुलेट करता है ना, कि कब अंधेरा हो जाए तो हमारी बॉडी थक गई है, अब सोने का टाइम हो गया है, कब लाइट आ जाए तो हमें जागने का टाइम हो जाता है, इसकी वजह से ये मेलाटोनिन एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, तो हमारी स्लीपिंग पैटर्न बदल जाता है। सर्कैडियन रिदम्स क्या होते हैं, फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं जो हमारे 24 आवर्स की साइकिल में होती है, कि बंदा सुबह उठता है, फिर उसने दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट किया, प्रॉपर तरीके से रात को वो सो रहा है, इस साइकिल के अंदर चेंज आ जाता है।
अगर आप ऐसा करने लगो ना कि पूरी रात जाग रहे हो, दिन में अगर आप सो रहे हो, शॉर्ट टर्म में वो चीज़ दोस्तों बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारी बॉडी नेचुरली ऐसे बनी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे कुछ टाइम के बाद, और आपका ब्रेन ऐसा हो जाएगा फ्रीज बिल्कुल, कि आप कुछ चीज़ें लर्न करने की कोशिश करोगे ना, तब भी लर्न नहीं होंगी वो आपको, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम में डिस्ट्रप्शंस होते हैं। लाइट पोल्यूशन जो होता है एक थ्रेट पोज करता है नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ को, मतलब वो जीव जंतु जो कि मतलब मान लो कि रात को जागते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी पर। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मुर्गा है, सूरज की किरण के साथ मतलब वो कुकड़ू करना स्टार्ट करता है। अगर जहाँ पर लाइट पोल्यूशन ज़्यादा होगा ना, तो मुर्गा पता चला रात को ही कुकड़ू करना स्टार्ट करते हैं कि वो मॉर्निंग का संकेत देना स्टार्ट हो गया। अब बिगाड़ दी ना उसकी सर्कैडियन रिदम एक तरीके से, जैसे ह्यूमंस में थी। एक कंपैरिजन के फॉर्म में बता रहा हूँ, मतलब एग्जांपल देने के लिए। उसके बाद एनर्जी कंजम्पशन इससे इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली बात है। जैसे ये वाला याद है ना क्लटर, के बिजली जहाँ जानी है, ये वाला नहीं, यहाँ पर लाइट रेस्पास कि जहाँ जानी है वहाँ नहीं पड़ रही है, फालतू जगह पर पड़ रही है। अब वेस्ट क्या टैकल करने के लिए लाइट पोल्यूशन को, कि हमें एलईडी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ग्रीन एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, कि जहाँ पर हमें जैसे मतलब स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह या जहाँ पर भी बिजली यूज़ होनी है एक्सेसिव अमाउंट में, वहाँ पर बिजली बचा के यूज़ करनी चाहिए। और इल्यूमिनेटेड एडवर्टीजमेंट जैसे एड्स नहीं होते, जैसे उसको हमें थोड़ा सा डिमिनिश करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह भी, मतलब कहने का मतलब यार ये है कि रोडों पे जो एडवर्टीजमेंट्स होर्डिंग वगैरह लगी रहती है ना बड़ी बड़ी वो करके, तो और ये ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह पे जो लाइट एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ होती है, इसको थोड़ा सा कम करो बस, शहरों की वजह से। क्योंकि ये ना जो चिड़िया वगैरह भी अपना रास्ता भटक जाती हैं, दोस्तों पता होगा, आप ये आर्टिकल्स पढ़ते रहते होंगे। तो ये सब कुछ इस डायलॉग के अंदर, इस फोरम के अंदर बोला गया, हर साल ये होता है, जिसका नाम था इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन इसको होस्ट करता है, ताकि लाइट पोल्यूशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट को रिड्यूस करने से रिलेटेड, ठीक है। और सेलिब्रेट करना है नाइट स्काई को। कहने का मतलब क्या है कि भाई स्काई जो होता है रात के टाइम में देखने के लिए होता है। अब आर्टिफिशियल लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तारे देखे ही नहीं भाई आज की जनरेशन ने, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सही भी है यार, मतलब हमने बचपन में एंजॉय करें, लेकिन आज के टाइम में सच में देखने को नहीं मिलते। और ये जो नेचर होता है ना, नेचर दोस्तों हमें एक तरीके से ना मेडिटेटिव एनर्जी देता है, रिलैक्स करता है हमें मेडिटेशन की तरह। तभी तो जब कोई बीमार होता है, कोई अच्छा फील नहीं कर रहा था, कोई मे नॉट गो टू, कोई डिप्रेशन के अंदर होता है, तो लोग क्या बोलते हैं, आउटिंग के लिए थोड़ा बाहर निकल जाओ, पहाड़ों पर निकल जाओ, कहाँ जहाँ तुम्हें घूम कर आना वहाँ घूमाओ, है ना। क्योंकि कुल मिलाकर हम कहाँ जा रहे होते हैं, नेचर के पास जा रहे होते हैं बस। अगला आर्टिकल हमारा 7 स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड है। भोपाल, सूरत और उदयपुर को हाल ही में चूज़ करा गया है 7 स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट में। तो 7 सिटीज़ ये है कौन सी? भोपाल, सूरत, भुवनेश्वर, उदयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और इंदौर। इनको चूज़ करा गया है कि दे विल बी डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट सेट ऑफ स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। ये जो सिटीज़ हैं इनको सिलेक्ट करा गया है क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे थे। जैसे भोपाल ने जो 92% का प्रोजेक्ट्स का जो उसका टारगेट था, उसने 92% प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं। उसके बाद सूरत ने, उदयपुर ने और दूसरे उसमें उन सिटीज़ ने भी करे हैं। जो ये जो मिशन है जो दिया गया था इनको प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करने से, वो 2023 में एंड होता है, लेकिन भोपाल ने 92% ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया और बाकी उसने भी कर लिया। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में दोस्तों बात करें, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का दोस्तों ये मतलब होता है कि पैसा जो यहाँ पर आता है ना, सेंटर भी कुछ फंड देगी और स्टेट भी फंड देगी। पूरी तरीके से सेंटर के ऊपर बर्डन नहीं आता। जहाँ पर जब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पैसा देना पड़ता है ना, उसको हम कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसको 2015 में लॉन्च करा गया था, अक्सर आप करंट अफेयर में तो सुनते ही रहते होंगे, जिसमें 100 सिटीज़ कवर्ड है। इनको डेवलप करा जाएगा। तो स्मार्ट सिटीज़ 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड है। जैसे कम्युनिटी को कोर एलिमेंट पे रखा गया है, मोर फ्रॉम लेस, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एज मीन्स नॉट द गोल और कन्वर्जेंस। ठीक है, ये सब पैरामीटर्स आपको याद नहीं रखने, जस्ट लिखी हुई तो मैंने आपको बता दी है। ऑब्जेक्टिव स्मार्ट सिटीज़ मिशन का दोस्तों ये है कि सिटीज़ को इस प्रकार से प्रमोट करा जाए कि वहाँ पर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर वो आए, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट आए और एक डिसेंट क्वांटिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स को मिले स्मार्ट सॉल्यूशन की मदद से। अदर इनिशिएटिव जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत लिए गए हैं वो ये लिए गए हैं, इंटीग्रेट करना है हमें कमांड और कंट्रोल सेंटर को, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, फैसिलिटीज़ को कंट्रोल करा जा सके, जैसे वाटर और पावर सप्लाई, सैनिटेशन, ट्रैफिक वगैरह। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, ताकि हम लोग इंडियन सिटीज़ को इंस्पायर कर सकें कि वो क्विक तरीके से कैसे साइकिल फ्रेंडली इनिशिएटिव ले सकें इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19। मतलब कुल मिलाकर साइकिलों से जाना और जागरूकता फैलानी है। ठीक है, और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज, ताकि लोग सिटीज़ में लोगों को इंस्पायर करा जा सके टू क्रिएट वॉकिंग फ्रेंडली स्ट्रीट्स, क्विक मेजर्स इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19, कि लोग चलना फिरना बाहर निकलना शुरू करें।
ये सब चीज़ें मतलब यहाँ पर ये करी गई है, ठीक है। और मतलब स्ट्रीट्स ऐसे होता है ना कि भरी भरी रहती हैं कि कहने के लिए होता है कि स्ट्रीट पे चलो, वहाँ पर भी पता चला गाड़ियाँ पार्क हैं, गाड़ियाँ ऊपर चढ़ी हुई हैं, उनको भी रिड्यूस करना है। तो ये छोटा सा मतलब ये टॉपिक था, ये 7 सिटीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट, जिसको रिलीज़ करा गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि FAO के द्वारा। तो देखिए, जिसको शॉर्ट में ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट को जो सोफो बोला जा रहा है ना, इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, सोफो जो है 3 पोटेंशियल फॉरेस्ट पाथवे की बात करता है कि मतलब अगर आप 3 रास्तों पे चलोगे तो वर्ल्ड में ग्रीन रिकवरी, मल्टी डायमेंशनल प्लानिटरी क्राइसिस, मतलब जो इतने सारे क्राइसिस, फूड हंगर क्राइसिस वगैरह, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, इसको रोका जा सकता है, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज को टैकल करा जा सकता है, और जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लांट और एनिमल की जो स्पीशीज़ हैं वो लॉस हो रही है, इसको रोका जा सकता है। अब ये 3 पाथवेज है कौन सी? सबसे बड़ी बात तो डिफॉरेस्टेशन को रोकना है और फॉरेस्ट को मेंटेन करना है, ठीक है। मतलब पेड़ों को काटने मतलब कम काटना है, और फॉरेस्ट जो हैं जो बचे हुए हैं उनको मेंटेन करके रखना है। हमें डिग्रेडेड लैंड्स जो हैं जो कि कल को डेजर्ट ना बन जाएं, और जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दोस्तों डेजर्टिफिकेशन, उन लैंड्स को डेजर्टिफाई होने से हमें रोकना है, ठीक है। और एग्रो फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव करना है। कहने का मतलब है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाले आर्टिकल के अंदर कि एग्रीकल्चर की वजह से जो एग्रो इकोलॉजी पढ़ा था ना जैसे हमने, तो यही होता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए कि फॉरेस्ट को कोई भी मतलब काट बांट कर एग्रीकल्चर लैंड वगैरह ऐसा ना बनाया जाए जिसकी वजह से फॉरेस्ट कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो जाए और फिर रिकवर ना करे जा सके। फिर हमें फॉरेस्ट को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है और ग्रीन वैल्यू चेंज के ऊपर काम करना है। कहने का मतलब है कि कोई भी इनिशिएटिव जिसकी वजह से फॉरेस्ट को एक्सपेंड करा जा सकता है और बचाया जा सकता है। सोफो जो है वो यानी कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, हर 2 साल में एक बार रिलीज़ करा जाता है। इट इज़ रिलीज एवरी 2 ईयर्स। अब की फाइंडिंग्स क्या हैं सोफो 2022 रिपोर्ट की? ये रिपोर्ट ये बोलती है जो वर्ल्ड है इसने अप्रॉक्सीमेटली 10.5% जो है अपना टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है लास्ट 30 ईयर्स में खो दिया है। ऑल्दो जो रेट है डिफॉरेस्टेशन का वो डिक्लाइन हो रहा है। ग्लोबली इकोसिस्टम जो है दे आर द रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन या फिर डिग्रेडेशन, जिसमें एटलीस्ट 260 गीगा टन जो है इट इज़ इरिकवरेबल और डिफिकल्ट टू रिकवर कार्बन, की मतलब ऐसी कार्बन लॉस हो जाएगी इतने गीगा टन की कि उसको रिकवर नहीं करा जा सकता, पर्टिकुलरली पीटलैंड, मैंग्रोव्स, ऑल फॉरेस्ट और मार्शेस। वर्ल्ड जो है उसको और ज़्यादा रिन्यूएबल मटेरियल चाहिए पड़ेंगे क्योंकि पॉपुलेशन एक्सपेंड होती जा रही है और हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को मैनेज करना है। जो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड की जो GDP है वो मॉडरेट तरीके से डिपेंड करती है या फिर हाई तरीके से इकोसिस्टम सर्विसेज में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर मोर देन 160 स्पीशीज़ हैं वाइल्ड प्लांट्स और फंगाई की, जो कि लोकल मार्केट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं अप टू 75% ऑफ टोटल इनकम ऑफ सम हाउस होल्ड्स, ठीक है। 15% जो 250 इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज़ है ना वो फॉरेस्ट से लिंक्ड है, ठीक है। तो देख रहे हैं इतने सारे फैक्ट को जानने के बाद हमें क्या मिला कि फॉरेस्ट पे हमें कितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपको लगा होगा कि आपने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, दोस्तों रिपोर्ट के पॉइंट हैं, ठीक है। तो मेंस के लिए काम आएंगे। कोई भी इनमें से इतने सारे पॉइंट लिखे हो ना, 5 पॉइंट है, कोई भी 4 पॉइंट याद कर लेना ताकि आपके मेंस की आंसर राइटिंग में इसकी आपकी मदद हो जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस आर्टिकल के लिए। इंडिया एंड डेनमार्क जो है वो अपना ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को वो करने जा रहा है। सब कुछ आज इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है क्या, हर जगह ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर। इंडिया और डेनमार्क जो है उन्होंने कंफर्म करा है कि वो अपना जो है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि GSP जो है उसको एक ग्लोबल दे आर टेकिंग ग्लोबल लीडरशिप ताकि वो एक ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को मूव कर सके। दोनों जो साइड्स हैं उन्होंने एक डायलॉग जो है जिसको साइन करा था उसको क्या कहते हैं वेलकम करा है। एनर्जी पॉलिसी डायलॉग इंडिया और डेनमार्क के बीच में साइन हुआ था। जो ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, इसको 2020 में स्टैब्लिश करा था। ये 5 साल का एक प्लान है जिसकी वजह से हम लोग ग्रीन ग्रोथ पे फोकस करने वाले हैं। और दोस्तों कुल मिलाकर जो हम अभी तक बात करते हैं ना कि पेरिस एग्रीमेंट यानी कि कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब पे हमें फोकस करना है। दूसरे जो आउटकम्स हैं इंडिया डेनमार्क मीटिंग के वो क्या हैं कि इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव हमें लॉन्च करना है ताकि हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकें इंडिया में, ताकि ग्रीन ग्रोथ को एक्सेलरेट करा जा सके और जॉब क्रिएट करी जा सके इंडिया में। इंडिया ने एग्री करा है कि वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को मिशन पार्टनर के तौर पे ज्वाइन करेगा। ये जो एक तरीके से आप संस्था कह लें, ऑर्गेनाइजेशन कह लें, ये एक वन हेल्थ रिसर्च पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है जो कि सपोर्ट करता है डेवलपमेंट को
और इम्प्लीमेंटेशन को ते कैसे कंटेक्स्ट स्पेसिफिक और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आए जा सकें जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में अगर वो आ जाता है तो सरकारों को जनता के ऊपर खर्च करना पड़ता है, इसको हम लोग टाल सकते हैं। डेनमार्क ने अपना जो है ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप इसके लिए अपना एक कंफर्म कर दिया कि वो उसको साइन करेगा। ये जो ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप है ये कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट्स का, टेरिटरीज़ का, गवर्नमेंट एजेंसीज़ का, WHO का, और इसको इसलिए फॉर्म करा गया था ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके डिजिटल हेल्थ सर्विसेज की। इंडिया जो है इसका पार्ट है, ये याद रखना। फिल्म से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन सकता है। सब कुछ देखिए दोस्तों, इस मैगजीन में इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर चीज़ के एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने लिख दिया तो वर्ड टू वर्ड हम करेंगे। वो तो अपना बेस्ट हर इंस्टीट्यूट देने की कोशिश करता है कि सब कुछ ही दे दो, कल को कुछ फंस गया तो क्लेम करने के लिए हो जाएगा। हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक चलना है। आज का टॉपिक जैसे लाइट है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन वगैरह को डिस्कस करते हुए हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है, लग जाएगा हमें, है ना। लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ, तो फ्री दिमाग से उसको सुनो ना, रिवीजन करते रहो, मतलब आप आराम से फ्री दिमाग से सुनो। कोई टेंशन लेने वाली बात थोड़ी ना कि करंट अफेयर है तो उसको हुआ बनाना है या बहुत ज़्यादा हैवी बनाकर उसको याद करना है। वेस्ट बंगाल अगला क्या है, रिसेंटली दिक्कतें आई हैं जूट इंडस्ट्री में, वेस्ट बंगाल के जूट इंडस्ट्री में, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। वेस्ट बंगाल जो है वो एक क्राइसिस से जूझ रहा है और उसकी वजह से बड़े सारे जूट मिल्स जो है वो वेस्ट बंगाल में बंद हो गए हैं। जूट इंडस्ट्री एक मेजर इंडस्ट्री है ईस्टर्न रीजन में, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। ये बन सकता है ज्योग्राफी में कि लोकेशन ऑफ फैक्टर्स जो होता है ना, टॉपिक हमारा मेंस के अंदर, वहाँ पर आपको एक काम आ सकता है, ठीक है। इंडिया जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, उसके बाद नंबर आता है बांग्लादेश का वर्ल्ड के अंदर, फिर चाइना का। इंडिया एक जूट जो है वो इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया के फार्मर्स के लिए। जो गंगा डेल्टा रीजन है वो एक्सीलेंट है जूट कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्टाइल एलुविया, मतलब मिट्टी जो है कुल मिलाकर उपजाऊ है काफ़ी ज़्यादा, और फेवरेबल टेम्परेचर है। तो यहाँ पर देखिए ये कवर हो सकता है फैट यहाँ से कि जूट को उगाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। और ये वाला फैट यूपीएससी में आई थिंक किसी न किसी फॉर्म में आ चुका है, 2020 में आया या 19 में आया, आ चुका है ये वाला फैट। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल जो है इसके लिए 125 से 100 मिलीमीटर पर मंथ चाहिए होती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है अच्छी तरीके से। यहाँ पर सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, मतलब रेनफॉल हम कैसे कर देंगे। रेनफॉल अगर अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो 125 टू 150 मिलीमीटर, तब जाके जूट की अच्छी पैदावार होती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है जूट का, जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है एंड इट मीट्स ऑल द स्टैंडर्ड फॉर सेफ पैकेजिंग, कि ये नेचुरल है, रेन्यूएबल है, बायोडिग्रेडेबल है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ये मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है फैशन, एक्सेसरीज, फ्लोर कवरिंग्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, हमारे घर पे कारपेट मैट वगैरह नहीं होते, उनमें यूज़ होता है ये। इशूज़ क्या है जूट इंडस्ट्री में, मिल्स जो हैं दे डू नॉट एक्वायर देयर रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। जो जूट मिल्स हैं ना, जो कपड़े वगैरह कारपेट वगैरह बनाते हैं, डायरेक्टली फार्मर से नहीं खरीदते हैं, बिकॉज फार्मर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर लोकेटेड होते हैं मिल से, तो इतना तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लग जाएगा। यहाँ पे लिखा हो ना लोकेशन की वजह से। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मतलब क्या, फार्मर लोकेटेड है, मतलब मान लीजिए इस रीजन में, और यहाँ से फिर 90 किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ पर मिल लोकेटेड है, तो इसकी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी आने जाने की, 180 किलोमीटर हो जाएगा। इंडिया जो है वो बांग्लादेश से पीछे है इन प्रोड्यूसिंग सुपीरियर क्वालिटी जूट फाइबर। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, लेकिन सुपीरियर क्वालिटी का जितना बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है उतना इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि इंडिया में बड़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू रेंट वगैरह, ठीक है, फार्म ऑर्गेनाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड्स वगैरह, मतलब कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा, सीधा वर्ड बोलूँ, ड्रामेबाजी बहुत चलती है इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर पावर सप्लाई का शॉर्टेज, और जब पावर सप्लाई का शॉर्टेज होता है टाइम पे जब बन नहीं पाता, तो ऑब्वियस ही बात है जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो उससे रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। स्टेप्स क्या लिए गए हैं जूट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, अगेन मेन से स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आया था। अच्छा ये ना प्रीलिम्स के अंदर बन सकता है कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ब्लू रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन और येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। जैसे यहाँ लिखा है ना गोल्डन जूट से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए ब्लू, पिंक और येलो किससे रिलेटेड है। अलग अलग सबका बताना कि ब्लू इससे, पिंक इससे, येलो इससे। जूट पैकेजिंग मटेरियल जो होता है वो कंपलसरी यूज़ में आता है पैकेजिंग कमोडिटीज़ एक्ट 1987 के अंतर्गत, के कंपलसरी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ये बोला गया सरकार ने इसकी कंपलसरी तौर पे जूट की पैकेजिंग करनी है। और फिर जूट स्मार्ट प्लेटफॉर्म जो चला है वो प्रोक्योरमेंट के लिए, कि जूट जो है मतलब उसको प्रमोट करा जा सके, प्रोडक्ट में यूज़ करा जा सके, ठीक है। लाइट आर्टिकल्स थे आज के ज़्यादा आर्टिकल्स एनालिसिस नहीं मांगते थे, टू द पॉइंट में पढ़ना था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑल्सो न्यूज़ के जो टॉपिक्स होते हैं हम संडेज़ को या फिर किसी दिन जब करंट अफेयर नहीं आएंगे तो हम उस दिन उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको करंट अफेयर सुन के मज़ा आया होगा। आज की डिस्कशन दोस्तों थोड़ी सी इतनी लंबी हो गई, हम लिमिटेड टाइम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। डिपेंड करता है दोस्तों, देखिए आर्टिकल के ऊपर लंबी भी डिस्कशन है, लेकिन फिर कुछ न्यूज़पेपर वगैरह और वो भी तो नहीं पढ़नी है ना, ये भी तो फ़ायदा समझिए, ठीक है। तो चलिए
आज की इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।